तो लास्ट टाइम तक हम ये क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक, और इसमें कहा था कि शो दैट द फैमिली ऑफ स्फीयर्स गिवन बाय द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस डी इज इक्वल टू 0 where d is constant and u is a parameter is coaxial system of spheres whose common radical plane is x is equal to 0। हमको क्या शो करना है, हमको ये शो करना है कि हमें ये जो फैमिली ऑफ स्फीयर दिया हुआ है, ठीक, ये हमारा जो है, जहां पे हमारा इसमें d कांस्टेंट है और u हमारा क्या है, एक पैरामीटर है, ठीक, और हमें ये दिखाना है कि ये क्या है, कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर्स है, जिसका जो हमारा एक कॉमन रेडिकल प्लेन आता है वो हमारा क्या है, एक्स इज इक्वल टू 0 हमारा वो रेडिकल प्लेन आएगा इसका, ठीक। अब देखिए द गिवन फैमिली ऑफ स्फीयर हमको क्या दी गई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस डी इज इक्वल टू 0। ये हमको दी गई है फैमिली ऑफ स्फीयर, हमको ये वाली गिवन है, इसको हम क्या लिख देते हैं, इक्वेशन 1। अब देखिए u हमारा पैरामीटर है, तो हम मान लेते हैं हमारे अलग अलग पैरामीटर के लिए ये हमारा अलग अलग स्फीयर को डिफाइन करेगा, ठीक। जैसे कि हमने लास्ट केस में लिया था ना, एक स्फीयर ये था, ठीक, तो ये दो स्फीयर थे और ये बीच में सर्कल आ रहा था। तो पिछली बार हमने लैम्डा 1 लिया था, अब की बार हमने u1 के लिए ये स्फीयर और u2 के लिए ये स्फीयर डिफाइंड होगा, ठीक। तो यहां पे हम लिख लेते हैं कि लेट टू स्फीयर्स of family 1 is defined by u1 and u2। हमारा जो पहला स्फीयर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u1x प्लस डी इज इक्वल टू 0, ठीक। एंड जो दूसरा हमारा स्फीयर आ जाएगा उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u2x प्लस डी इज इक्वल टू 0, ठीक। अब देखिए इस पूरी फैमिली ऑफ स्फीयर्स में से हमने कोई भी दो स्फीयर ले लिए, ठीक, जो कि u1 और u2 पे डिफाइंड थे, मतलब u1 और u2 की वैल्यू जिनकी मतलब ली अगर, तो वो हमें दो स्फीयर्स मिले, ठीक। इसी फैमिली के स्फीयर्स हैं ये दोनों, ठीक है। अब देखिए इन दोनों स्फीयर्स का रेडिकल प्लेन हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो रेडिकल प्लेन, देन द रेडिकल प्लेन of both of these spheres is, ठीक, रेडिकल प्लेन ऑफ बोथ ऑफ दीज स्फीयर्स इज, इन दोनों को हम माइनस करते हैं, इस पहले स्फीयर को और दूसरे स्फीयर से माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कट जाएगा, 2x कॉमन लेंगे, d से d भी कट जाएगा तो 2x कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा u1 माइनस u2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक। ये हमारे पास आ जाएगा और हम जानते हैं कि u1 और u2 अलग अलग है, ठीक। यहाँ पे लिख लेते हैं वेयर u1 डज नॉट इक्वल टू u2, ठीक, जहां पे u1 हमारा u2 के बराबर नहीं है। तो यहां से हमको क्या मिलता है, मैं क्वेश्चन मिटा दे रहा हूं, अब नोट कर लीजिए आप।
तो इन दोनों स्पीयर्स का जो रेडिकल प्लेन है ये हमारा क्या मिलता है, देखिए सिंस u1 does not equal to u2, so u1 minus u2 will not be equal to 0. Therefore 2x is equals to 0, 2 हमारा ऐसे ही हट जाएगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, x is equals to 0, and this comes as the radical plane of both of these spheres. ठीक, this is the radical plane ठीक। और जैसे कि ये हमारा रेडिकल प्लेन है इन दोनों स्पीयर्स का, और हमारे रेडिकल प्लेन की इक्वेशन में कहीं भी हमने u1 या u2 का इस्तेमाल नहीं किया है, इसका मतलब कि जो हमारा रेडिकल प्लेन है ये हमारा डिपेंड, मतलब कि ये हमारा जो है इंडिपेंडेंट है हमारे पैरामीटर से। ठीक, u हमारा क्या था, पैरामीटर था, तो u हमारा कुछ भी हो, हमारा रेडिकल प्लेन हमारा क्या रहेगा, हमेशा x इज इक्वल टू 0 रहेगा। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि दिस इज द रेडिकल प्लेन ऑफ द फैमिली ऑफ द गिवन फैमिली of the given family 1, hence the given family is a system of, या फिर कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्पीयर्स, इज कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्पीयर्स। ठीक, तो आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर क्या होता है। अब देखिए यहां पे तो हमारी गिवन फैमिली क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस डी इज इक्वल टू 0। अगर हमारा 2ux की जगह 2uy होता तब हमारे इस तरह की फैमिली ऑफ स्फीयर्स का रेडिकल प्लेन क्या आता, y इज इक्वल टू 0 आता है ना। देखिए x 2ux प्लस डी इज इक्वल टू 0 था तो x इज इक्वल टू 0 आया है, y होता तो y इज इक्वल टू 0 आता, और अगर यहाँ पे z होता तो हमारा क्या आता, रेडिकल प्लेन z इज इक्वल टू 0 आता, ऐसे सिस्टम ऑफ स्फीयर्स का। ठीक, और ऐसे सिस्टम ऑफ स्फीयर्स भी हमारे क्या कहलाते हैं, कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर्स। ठीक, तो इसको आप नोट कर लीजिए और इसके बाद हम चलते हैं हमारे लिमिटिंग पॉइंट के कंसेप्ट की तरफ। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, और अब हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। अगली हेडिंग रहेगी लिमिटिंग पॉइंट। और ये स्फीयर्स का लास्ट आर्टिकल है। ठीक, लिमिटिंग पॉइंट। हेडिंग डालिए लिमिटिंग
पॉइंट। ठीक, पहले इसकी हम डेफिनेशन लिखा दे रहे हैं आपको, इसके बाद हम आपको जो है डायग्राम की हेल्प से शो करके दिखाएंगे कि ये होता क्या है। Point sphere of system of coaxial spheres are called limiting point of the system. ठीक, देखिए हम जानते हैं कि कोई भी दो स्फीयर का इंटरसेक्शन क्या बनाता है, एक सर्कल बनाता है ना, एक सर्कल क्रिएट करता है। सर्कल क्या होता है, एक 2D स्ट्रक्चर होता है। सर्कल एक 2D स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, अगर हम इस प्लेन पे, ये जो हमारा बोर्ड का प्लेन है, इस पे अगर हम एक पॉइंट रखते हैं तो ये एक्चुअल में क्या है, एक 2D है कि एक 3D है। ठीक, अगर देखिए, अगर आपको हम एक चींटी जितना छोटा कर दें और यहाँ पे रख दें तो आपको ये एक बड़े से ब्लैक सर्कल की तरह दिखेगा। है हम लोग के रिस्पेक्ट में एक पॉइंट ही, बट इसकी कुछ तो जो है एक डायमेंशन होगी होगी, है ना। तो ये आपको क्या दिखेगा, एक सर्कल की तरह दिखेगा। लेकिन अगर अभी यही हमने इस पॉइंट को कहाँ पे रखा था, इस प्लेन पे, बोर्ड के प्लेन पे रखा था। अगर इस पॉइंट को उठा के हम 3D में रख दें, ठीक, हम अगर 3D में कोई एक पॉइंट लें और उसको अगर हम देखें तो वो अब हमको एक सर्कल की तरह नहीं दिखेगा, वो हमको एक स्फीयर की तरह दिखेगा। और वो स्फीयर कैसा होगा, पॉइंट स्फीयर। ठीक, थोड़ा इमेजिन करने की बात है यहाँ पे, ठीक है ना। वो कैसा होगा, एक पॉइंट स्फीयर की तरह हमको दिखेगा। एक पॉइंट होगा 3D स्पेस में, ठीक, उसको अगर हम देखेंगे ध्यान से तो वो एक छोटा सा पॉइंट स्फीयर टाइप का दिखेगा हमको। ठीक, तो अब बात आती है हमारा लिमिटिंग पॉइंट क्या होता है। देखिए, अभी तक हमने जितनी भी बातें की सब 3D में चल रही थी। हमने जो कोएक्सियल स्फीयर्स बनाए थे ढेर सारे, वो भी हमारे 3D में ही बनाए थे। हमने एक स्फीयर बनाया था, है ना, और फिर ये दूसरा स्फीयर बनाया था, छोटा स्फीयर। ठीक, फिर इन्हीं पॉइंट से हमने बड़ा स्फीयर भी बनाया था। ठीक, इस तरह से। तो मतलब कि हमने जो है, मैं यही बता रहा हूं कि हमने कई स्फीयर्स बनाए थे इस तरह से। ठीक है, अब देखिए, अब ये स्फीयर्स एक सर्कल फॉर्म कर रहे थे। ठीक, अगर इन स्फीयर को हम और थोड़ा दूर दूर करें और इस तरह का एक कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर बनाएं,
डायग्राम थोड़ा टाइम ले सकता है बनने में। ठीक, ठीक, इस तरह के हमारे ढेर सारे स्पीयर्स आ रहे हैं। अब की बार अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो स्पीयर्स हैं ये एक पॉइंट पे बस टच हो रहे हैं एक दूसरे से। ठीक, अगर आप ध्यान से इस पॉइंट को देखेंगे तो आपका ये पॉइंट अगर आप इसको प्लेन पे करके देखेंगे, ठीक है, तो ये एक सर्कल की तरह दिखेगा, छोटे सर्कल की तरह। ठीक, बट हम तो स्पीयर्स को प्लेन पे देते नहीं है, स्पीयर है तो ये एक 3D स्ट्रक्चर है ना, तो ये जो पॉइंट आएगा आपकी बार ये कोई प्लेन से बिलोंग नहीं करेगा। ठीक, ये एक 3D स्मॉल स्पीयर होगा, छोटा स्पीयर की तरह ये पॉइंट आएगा। ठीक, ये कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्पीयर्स है, ठीक, जिनका जो एक क्या सकते हैं एक सर्कल बनाते हैं ना, कोई रेडिकल प्लेन बनाते हैं, रेडिकल प्लेन एक्चुअल में क्या कर रहा है, एक स्मॉल पॉइंट स्फीयर है उसको डिवाइड कर रहा है इस तरह से। ठीक, और वो पॉइंट स्फीयर इतना छोटा है कि वो जो हमारे प्लेन की विड्थ है, ठीक है ना, वैसे तो नहीं होती है बट आप समझने की कोशिश कीजिए, ये एक पॉइंट आएगा 3D स्पेस में। ठीक, 3D स्पेस में पॉइंट आएगा, इसीलिए यहाँ पे पॉइंट स्फीयर कहा गया है इसको, पॉइंट स्फीयर ऑफ सिस्टम ऑफ कोएक्सियल स्फीयर्स। सिस्टम ऑफ कोएक्सियल स्फीयर्स का पॉइंट स्फीयर है ये, उसको हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग पॉइंट ऑफ द सिस्टम कहते हैं, सिस्टम का लिमिटिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक, मैं आपको मेरे नोट्स में, ये शॉर्ट नोट्स था थोड़ा सा, ठीक है ना, तो उसमें था, ये मैं दिखाने की कोशिश करता हूं लिमिटिंग पॉइंट। ये देखिए, ये था हमारा लिमिटिंग पॉइंट, ये एक्चुअल में ये जो रेडिकल प्लेन है, ठीक, रेडिकल प्लेन पे तो आता है ये पॉइंट, बट ये पॉइंट एक्चुअल में एक स्फीयर की तरह काम करता है, ना कि सर्कल की तरह। ठीक है, इसको आप आराम से देख लीजिए। ठीक, ये आपकी एक्सेस है, ये कोएक्सियल स्फीयर्स हैं अलग अलग, और ये जो पॉइंट आया आपका, ये कैसा पॉइंट है, ये पॉइंट है आपका लिमिटिंग पॉइंट। ठीक, तो चलिए आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां से तो समझ गए लिमिटिंग पॉइंट क्या होता है, बट अब हमें क्वेश्चंस की तरफ आना है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं इस पे। देखिए, क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि आपको फैमिली ऑफ स्फीयर दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसका लिमिटिंग पॉइंट आप हमें निकाल के दिखाइए। तो चलिए हम लिखते हैं इसका लिमिटिंग पॉइंट हम कैसे निकाल सकते हैं। हम किसी भी गिवन फैमिली ऑफ कोएक्सियल स्फीयर्स हमें दिया रहेगा, उसका हमें लिमिटिंग पॉइंट निकालना होगा, तो हम उसके जो लिमिटिंग पॉइंट निकालने का स्टेप है वो हम यहाँ पे आपको एक बार लिखवा देते हैं। ठीक, उसके बाद जो है आप ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, क्वेश्चन जब आपके सामने आएगा तो वही जो स्टेप्स हैं वही स्टेप मैं अगले क्वेश्चन में भी आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा। तो चलिए पहले हम स्टेप लिख लेते हैं इसके। देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखिए अपनी नोट से किसी को हमको दिखानी नहीं है ना, किसी को हमको बताना नहीं है, तो हम हिंदी में लिखें चाहे इंग्लिश में लिखें, अब किसी सर से चेक तो करवानी नहीं है जो कहेंगे कि हिंदी में कैसे लिख दिए, तो हम हिंदी में ही लिखते हैं जिससे हमको समझ में ज्यादा आए रिवीजन करते वक्त। लिमिटिंग पॉइंट को निकालने के लिए लिमिटिंग पॉइंट को निकालने के लिए, ठीक, किसको, लिमिटिंग पॉइंट को निकालने के लिए सबसे पहला हमारा क्या आता है, देखिए हमें क्या दिया रहेगा, फैमिली ऑफ
कोएक्सियल स्फीयर्स लिखेंगे, ठीक। सॉरी, देखिए या तो हमें कई बार केसेस में फैमिली ऑफ कोएक्सियल स्फीयर्स गिवन होगी, या फिर हमको स्फीयर और प्लेन की इक्वेशन गिवन होगी, तो हम वहां से फैमिली ऑफ स्फीयर्स लिख सकते हैं। अभी इससे पहले ही मैंने बताया था पहले वाले लेक्चर में कि फैमिली ऑफ स्फीयर क्या होती है, कुछ नहीं होती। कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर क्या होता है हमारा, किसी भी सर्कल से पास होने वाले फैमिली ऑफ स्फीयर्स को लिख दो, वही हमारे कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर्स होते हैं। बस देखने का नजरिया अलग होता है, लेकिन इक्वेशन तो एक ही रहेगी ना। इक्वेशन हमारे किसी भी सर्कल से पास होने वाले फैमिली ऑफ स्फीयर्स की इक्वेशन को भी इसी तरह डिनोट किया जाता है, और अगर फैमिली ऑफ कोएक्सियल स्फीयर्स को लिखने की बात आए तो भी हम इसी इक्वेशन का यूज करते हैं, ठीक। इसी टाइप की, अब यहाँ लैम्डा की जगह आप म्यू ले लो, चाहे लैम्डा की जगह आप जो है फाई ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक, वो रहेगा तो पैरामीटर ही, ठीक है। तो फैमिली ऑफ कोएक्सियल स्फीयर्स, फैमिली ऑफ कोएक्सियल स्फीयर्स लिखेंगे, ठीक। अब वो किस फॉर्म में हो सकती हैं, देखिए दो फॉर्म में हो सकती हैं। S1 प्लस लैम्डा टाइम्स P इज इक्वल टू 0, जहां पे S1 कोई स्फीयर की इक्वेशन होगी, P कोई हमारे प्लेन की इक्वेशन होगी, ठीक, और लैम्डा हमारा कोई क्या होगा, पैरामीटर होगा। या फिर S1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। आप समझ ही गए होंगे, है ना। S1 माइनस S2 उस प्लेन की इक्वेशन है जो दो स्फीयर्स हमको पता है, ठीक, और प्लेन की इक्वेशन ही हमको चाहिए रहती है, ठीक है ना। तो आप समझ रहे हैं कि कैसे मैंने जो है फैमिली ऑफ कोएक्सियल स्फीयर्स लिखा है। अब इसके बाद आते हैं हम अगले स्टेप में। देखिए ठीक है, हमारे ये यहां से ये जो हमने फैमिली ऑफ कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर लिखा है, ये हमने क्या लिखा है, ढेर सारे स्फीयर्स हैं इस तरह से, है ना, ढेर सारे स्फीयर्स हैं इस तरह से। तो हम क्या करते हैं, हम यहां से जो है इस स्फीयर्स का सेंटर निकालने की कोशिश करते हैं। कैसे, देखिए हम दिखाते हैं, जब क्वेश्चन में लगाऊंगा तो आपको आराम से समझ आएगा। अभी बस स्टेप्स समझने की कोशिश कीजिए, ठीक। इस स्फीयर्स का, ये जो ये स्फीयर्स है ना, इनका सेंटर हम माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू लिखते हैं, ठीक। तो ये जो माइनस यू और माइनस डब्ल्यू है, इसको हम किस फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे, लैम्डा के फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक। इनको हम जो है लैम्डा के फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। अब इसके बाद थर्ड स्टेप क्या रहेगा आपका, रेडियस को आपको 0 के इक्वल रख देना है, ठीक।
देखिए इसको मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। ठीक, सबसे पहले हम क्या लिखना है, हमको लिखने की कोशिश करनी है हमारी फैमिली ऑफ कोएक्सियल स्फीयर्स लिखने की कोशिश करनी है। ठीक, वो हमने लिख दी। अब देखिए ये हमको ढेर सारे स्फीयर्स बता रही है ना, फैमिली ऑफ स्फीयर्स। यहां से हम स्फीयर्स का सेंटर लिखने की कोशिश करेंगे लैम्डा के फॉर्म में। ठीक, स्फीयर का सेंटर कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। इस स्फीयर का सेंटर कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। इस स्फीयर का सेंटर आएगा यहाँ पे, और इस वाले स्फीयर का सेंटर आएगा हमारा यहाँ पे, है ना। अब तो ध्यान से देखिए, वो स्फीयर के सेंटर्स हमारे अलग अलग जगह पे हैं। अब इस स्फीयर का रेडियस कुछ है, इस स्फीयर का रेडियस कुछ है, हो सकता है इससे भी कोई छोटा स्फीयर हो जिसका रेडियस कुछ हो, है ना। तो इस तरह से हमको क्या करना है, रेडियस को 0 के इक्वल रख देना है। वो वाला स्फीयर ले लेना है जिसका रेडियस 0 है। कौन सा है वो वाला स्फीयर, बाकी सारे स्फीयर अगर हम मिटा दें तो हमें वो स्फीयर मिल जाएगा जिसका स्फीयर क्या है, 0 है। तो हमारे पास बचा क्या, बस ये एक पॉइंट। ठीक, ये पॉइंट स्फीयर बचा। अब अगर हमें ये पॉइंट स्फीयर बच गया, ठीक, और हम समझ गए कि हमारे ये कौन सा स्फीयर है, ये ऐसा स्फीयर है जिसका रेडियस कितना है, 0 है। तभी हमने क्या किया यहाँ पे, ठीक, पहले तो हम सेंटर निकाल लिए और सेंटर को हमने लैम्डा के फॉर्म में लिख लिया। ठीक, मान लो ये हमारा 3+2 लैम्डा है, ये हमारा 2+8 लैम्डा है, ये हमारा 2-3 लैम्डा है। ठीक, उसके बाद लैम्डा के फॉर्म में हमने सेंटर लिख लिया। अब हम जानते हैं कि इस स्फीयर का सेंटर ये है और इसका रेडियस हमारा कितना है, 0 है। ठीक, तो फिर हम क्या करेंगे, ये r इज इक्वल्स टू इतने को r की जगह पे क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। रेडियस को हम 0 के इक्वल रखते हैं, तो यानी कि u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, और अंडर रूट भी हट जाएगा ना 0 के उधर जाके। ठीक, और फिर हमें वहां से ये सब, क्योंकि u v और w लैम्डा के फॉर्म में लिखे हुए थे, तो वहां से हम क्या करेंगे, लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। d हमको दिया हुआ रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक, तो हम लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ गई, फिर हम वहां से u की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, v की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, w की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका मतलब कि हमको सेंटर पता लग जाएगा, और सेंटर क्या है, यही पॉइंट है ना, जिसको हम पॉइंट स्फीयर कह रहे हैं। ठीक, तो हमें लिमिटिंग पॉइंट पता लग जाएगा, और लिमिटिंग पॉइंट होता क्या है, पॉइंट स्फीयर होता है, ये देखिए। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, ये आपको रिवीजन के वक्त काम आएगा, ये सारे स्टेप्स। अभी क्वेश्चन करूंगा तो आपको तरीका भी पता लग जाएगा कि कैसे करना है इसको, तब तक के लिए नोट कर लीजिए अभी। सो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसको इरेज कर देते हैं, और अब हम चलते हैं हमारे पेज नंबर 117 पे, जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसकी तरफ। ये स्टेप आप अपने साइड में रख कर जो क्वेश्चन हम आप सॉल्व करेंगे उसको करिएगा, तो आपको ये स्टेप मतलब आप रिलेट कर पाओगे कि कैसे कैसे लग रहे हैं ये स्टेप। ठीक, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं। Find the limiting point of the
coaxial system of spheres of the coaxial system of sphere determined by x square plus y square plus z square plus 3x minus 3y plus 6 is equals to 0 and x square plus y square plus z square minus 6y minus 6z plus 6 is equals to 0. ठीक है, देखिए हमको क्या दिया है, दो स्फीयर की इक्वेशन दी है. ठीक, हम जानते हैं कि हमको सबसे पहला स्टेप आता है कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर लिखनी होती है. यहाँ पे कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर दी नहीं है, लेकिन ये जरूर बताया कि इन दोनों स्फीयर से मतलब कि ये दोनों स्फीयर हमारे क्या है, कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर का पार्ट है. ठीक, यानी कि हमारे कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर्स होंगे, उसका पार्ट क्या है, उनमें से कोई दो स्फीयर्स ये हैं, तो इनका रेडिकल प्लेन ही हमारा क्या होगा, हमारे कोएक्सियल सिस्टम का कॉमन रेडिकल प्लेन होगा, है ना. तो सबसे पहला स्टेप याद करिए, फर्स्ट स्टेप आता था कि हमको लिखना होता था कि हमारे कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर्स को लिखते हैं हम, है ना. तो वो हम कैसे लिखते थे, दो तरीके से लिखते थे, S1 प्लस लैम्डा टाइम्स P इज इक्वल्स टू 0 या फिर S1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ S1 माइनस S2 इज इक्वल्स टू 0. तो हम अब की बार ये वाला यूज करेंगे, है ना. तो चलिए सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं, इक्वेशन ऑफ द गिवन स्फीयर्स. तो हमारे गिवन स्फीयर्स की इक्वेशन क्या है, ये हमारे क्या है, गिवन स्फीयर्स की इक्वेशन है. ठीक, अब यहां से हमारा कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर कैसे बनता है. ठीक, सो कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर विल बी, वो हमारा किस तरह से आ जाएगा, इसको इस पहले स्फीयर को दूसरे स्फीयर से माइनस कर देंगे, S1 माइनस S2, है ना. वो हमारा क्या होता है, S1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ S1 माइनस S2, है ना. ये चीज लिखते हैं, S1 लिखे पहले, तो हमारा आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3y प्लस 6 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ S1 माइनस S2. तो ये तो हमारा हट जाएगा, 3x माइनस 0 3x एक मिनट, S1 माइनस S2 हम देख लेते हैं क्या होता है. पहले आएगा 3x 3y माइनस 6y 9y, नहीं माइनस 3y प्लस 6y प्लस 3y और 0 माइनस 6z माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 6z.
ठीक, 6 में से 6 गया गया, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। S1 माइनस S2 3 कॉमन लेके उधर भेज देंगे तो x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या आ गया, S1 माइनस S2 की वैल्यू आ गई ना इतनी। ठीक, तो वही चीज हम यहाँ पे लिख देते हैं। S1 माइनस S2 की वैल्यू लिखे कितनी आ गई, x प्लस वाई प्लस 2z। ठीक, लैम्डा टाइम्स ऑफ x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारे पास इतना। ठीक, अब ध्यान से देखिए, ये हमारा पहला स्टेप हो गया कि हमने कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर्स को यहाँ पे लिख के दिखा दिया है। ठीक, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका ये जो हमारा स्फीयर है, ठीक, हम मान लेते हैं कि हमारे, अरे हमको देखिए लैम्डा हम पैरामीटर मान रहे हैं, तो क्या हमें जरूरी है हर बार कि लैम्डा 1 मानेंगे तभी जाके वो एक पर्टिकुलर स्फीयर रिप्रेजेंट करेगा। मान लेते हैं कि वो हमें लैम्डा की वैल्यू पे ही कोई पर्टिकुलर स्फीयर जो है रिप्रेजेंट कर रहा है ना। और लैम्डा डैश हम मान लेते हैं कि हमारा पैरामीटर है, लैम्डा डैश मतलब लैम्डा डैश की वैल्यू चेंज होती जाएगी तो हमें अलग अलग स्फीयर मिलते जाएंगे। तो हमने लैम्डा डैश की वैल्यू चेंज करके लैम्डा रख दी। अब ये एक पर्टिकुलर स्फीयर हो गया है। इस स्फीयर का सेंटर हमें फाइंड आउट करना है, तो इसको हम और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक, फिर एक्स कॉमन लेंगे, 3 प्लस लैम्डा, वाई कॉमन लेंगे, लैम्डा माइनस 3, है ना। और फिर से z कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, इधर तो 0 उधर 2 लैम्डा। ठीक, फिर प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ये आपका आ गया। यहां से अब आप जो है बताइए कि आपका सेंटर क्या आ रहा है। सो सेंटर ऑफ द स्फीयर विल बी, हमारे स्फीयर का सेंटर क्या है, सेंटर ऑफ द स्फीयर विल बी center of the sphere will be माइनस यू निकालना है, 2ux, इसको 2 से डिवाइड कर दिया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो सेंटर आ जाएगा आपका लैम्डा प्लस 3/2 और माइनस से मल्टीप्लाई वामा माइनस v, यानी कि लैम्डा माइनस 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस लैम्डा, माइनस से मल्टीप्लाई होने के बाद 3 माइनस लैम्डा बाई 2 क्वामा 2 लैम्डा, 2 से डिवाइड किया लैम्डा माइनस लैम्डा। ठीक, ये आपका क्या आ गया, सेंटर आ गया। आपको देख नहीं रहा होगा ये, मैं यहाँ लिख देता हूँ ये चीज। ये आ गया आपका। ठीक, ये क्या आ गया आपका, सेंटर आ गया आपका इस स्फीयर का, ये वाले स्फीयर का सेंटर आ गया आपका। ठीक, चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या आ जाएगा, सेंटर आ गया। ठीक, अब हम रेडियस निकालते हैं इस स्फीयर का सबसे पहले। तो रेडियस जब हम निकालेंगे तो वो कितना आएगा, रेडियस क्या होता है आपका, r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। ठीक, तो r इज इक्वल टू यू स्क्वायर, है ना, u का स्क्वायर, यानी कि लैम्डा प्लस 3/4
प्लस वी स्क्वायर 3 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर यानी कि प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस डी। डी क्या है यहाँ पे 6 है, तो माइनस डी हमारा -6 अंडर रूट इन सब का। और हमने क्या लिखा था कि हमको रेडियस को 0 के बराबर लिख देना है। 0 के बराबर हमने जैसे ही लिखा तो हमारे पास अब क्या आ गया, लैम्डा प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारे पास। ठीक, अब इसके बाद हमारे पास क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 यानी 6 लैम्डा। फिर यहाँ पे कितना आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0। ठीक, ये दिख रहा है आपको ना। चलिए अभी आगे कितना आ जाएगा, देखो 1 2 और 4 6 लैम्डा स्क्वायर 6 और माइनस 6 गया। ठीक, 9 दूनी 18 माइनस 24 माइनस 6, लैम्डा की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, 6 उधर जाएगा 1, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 यानी कि लैम्डा की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई, +-1। ठीक, लैम्डा की वैल्यू +-1 आ गई। अब हमें क्या चाहिए, लिमिटिंग पॉइंट चाहिए। लिमिटिंग पॉइंट क्या होता है, हमारा सेंटर। ठीक, सेंटर ही हमारा लिमिटिंग पॉइंट होता है। तो हमारे पास 2 लिमिटिंग पॉइंट आ रहे हैं यहाँ पे। एक बार हम लैम्डा की वैल्यू को 1 लेंगे और एक बार हम लैम्डा की वैल्यू को -1 लेंगे और हमारे पॉइंट आ जाएंगे। तो हमारे 2 पॉइंट हमें लिमिटिंग पॉइंट की तरह मिलेंगे। क्वेश्चन में इरेज कर सकता हूं अब। ठीक, चलिए तो हमारा सेंटर क्या हो जाएगा, पहले हम प्लस रखते हैं। ठीक, 4/2 -2 -2 कॉमा 1 कॉमा -1 और -1 रखते हैं, 2 -1 -1 रखा, 2 -1 रखा, 1। ये आ गया हमारा जो है, 1 मिनट, -1 रखा, हटा दो। ठीक है, ये हमारे 2 सेंटर आ गए। सो these points will be the limiting points. So these points will be the limiting points. किसके limiting point होंगे, limiting point of the given coaxial system of spheres। जो स्पेलिंग होती है स्पीयर्स की देख लीजिए, SPHERES। ठीक है, ठीक। तो ये यहाँ पे आपका खत्म होता है।
आज का वीडियो और देख लो 1 मिनट में। तो बस अब इस पे क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, आपके लगभग बता दूं। ये वाला हो चुका है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 क्वेश्चन, ठीक है ना। 13 क्वेश्चन और करा देने आपके और आपका ये स्पीयर्स खत्म हो जाएगा। अगले लेक्चर में ही हम सोचेंगे, कोशिश करेंगे कि जो है आपके करीब 4 से 5 क्वेश्चन खत्म करवा दें। तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 लेक्चर, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा ये, ठीक। तो चलिए, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।